नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। आज हम बात करने जा रहे हैं विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत थे। हम इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। पिछली जो दो वीडियोस हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पहली वीडियो में हमने आर्कोलॉजिकल या फिर पुरातात्विक स्रोतों की बात की। दूसरी वीडियो में साहित्यिक स्रोतों की बात की। अब हम हमारे इतिहास के बारे में जो विदेशी वृत्तांत है, विदेशी जो राइटर्स हैं, विदेशी जो लेखक हैं, वो क्या बताते हैं, उन बातों पर, उन तथ्यों पर कुछ गौर कर लेते हैं, उन तथ्यों पर बात कर लेते हैं। तो भारत के बारे में जो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है, क्या क्या बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्काइलेक्स जो ईरानी शासक दारा का यूनानी सैनिक था, ठीक है, उसने हिकेटियस मिलेटस नामक यूनानी लेखकों की रचनाएं की कुछ, मतलब अब देखिए रिटर्न सोर्सेज जो है विदेशी यात्रियों के हमारे पास कहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सिकंदर के काल से। ठीक है, उससे पहले विदेशी यात्री ना तो भारत में आए थे और ना ही कोई उनका रिकॉर्ड हमें मिलता है। विदेशी यात्री सिकंदर के टाइम से आ जाते हैं, यूनानी है, ठीक है, और उसके बाद फिर लगातार चीनी आते हैं, ठीक है, ईरानी जो राइटर्स आते हैं, तो फिर उनके बारे में हमें देखने को जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो सिकंदर के टाइम पीरियड से लेकर पूर्व मध्यकाल तक हमारे जो इतिहास के सोर्सेज हैं या उसके बाद जो सोर्सेज विदेशी यात्रियों ने हमें दिए हैं या विदेशी यात्रियों ने लिखा है हमारे इतिहास के बारे में, तो उनसे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो स्काइलेक्स और हिकेटियस जो सिकंदर के टाइम आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखी है। ठीक है, फिर टेसियस जो ईरानी राजवैद्य था, वह भारत नहीं आया था, लेकिन इसने भारत पर इंडिका एवं फारस पर पार्शिका नामक इतिहास लिखा। ठीक है, जो भारत की इंडिका थी, ठीक है, मैगनीज जो इंडिका थी, उसके उस पर पार्शिका नामक एक इतिहास इस व्यक्ति ने लिखा था। टेसियस ये भी सिकंदर के टाइम पीरियड था, भारत आया नहीं था। फिर हेरोडोटस आता है, जिसका जो फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको कहते हैं, इतिहास का पिता हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत फारस का जो वर्णन है, भारत फारस के साथ जो क्या संबंध थे, क्या व्यापारिक संबंध थे, दूसरे किस राजनीतिक संबंध किस तरह के थे, ये इन सब बातों पर गौर करते हैं। ठीक है, ये भी भारत नहीं आया था। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा विदेशी यात्री भारत आकर भारत के बारे में लिखता है। देखिए एक बात क्या होती है कि जब आप किसी विषय पर लिख रहे होते हैं, बात मान लीजिए आप भारत के बारे में लिख रहे हैं, तो यदि आप भारत में नहीं आए हैं, भारत के बारे में जानते नहीं हैं, भारत में घूमे नहीं हैं, भारत को देखा नहीं है, भारत को जाना नहीं है, भारत के विभिन्न कल्चर को आपने ग्लोरीफाई अगर करना है और आप भारत में नहीं आते हैं, भारत के इतिहास को यदि आपने लिखना है और आपको भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप भारत में घूमे नहीं हैं, भारत का नजरिया कैसा है, भारत का भूगोल कैसा है, तो अगर आप उन चीजों से अनभिज्ञ हैं और आप फिर फारस में बैठकर या अमेरिका में बैठकर या फिर चीन में बैठकर या फिर कहीं दूसरी जगह रूस में बैठकर भारत के बारे में इतिहास लिख रहे हैं, तो वो इतिहास या वो सोर्सेज इतने प्रमाणिक नहीं होंगे जितना कि एक व्यक्ति भारत में रहकर भारत के बारे में लिखता है, बताता है। ठीक है, तो प्रमाणिकता पर संशय हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें सुनी सुनाई है या कुछ दूसरों की जो कृतियां हैं, दूसरों की जो किताबें हैं, वहां से उठाकर कुछ चीजें यदि विदेशी यात्रियों ने, विदेशी वृत्तांतकारों ने, विदेशी राइटर्स ने कुछ सोर्सेज लिखे हैं, तो उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सोर्सेज ऐसे हैं जो विदेश में बैठकर जो व्यक्ति लिखता है भारत के बारे में, तो वो थोड़ा उसकी प्रमाणिकता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, तो हेरोडोटस जो भारत कभी नहीं आया, उसने भारत के बारे में लिखा है, भारत फारस जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, उसके बारे में लिखा है। फिर निर्याकस जो सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था, ये भारत आया था और इसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। फिर अनेसेक्रिटस, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है जब सिकंदर भारत आया था। ठीक है, फिर एरिस्टोबुलस, इसने युद्धों का इतिहास लिखा है, युद्धों का इतिहास नामक एक किताब लिखी है, बुक लिखी है। ठीक है, इसमें भारत के बारे में लिखा है, सिकंदर के बारे में भी लिखा है। तो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस क्या है, ये सिकंदर के समकालीन है और सिकंदर के साथ क्या है, भारत आए थे। इससे पहले के जो राइटर्स मैंने ऊपर आपको बताए, लेखक जो बताए, वो भारत नहीं आए थे, विदेशों में जाकर भारत के बारे में लिख रहे थे। ठीक है, विदेशों में बैठकर भारत के बारे में लिख रहे थे। फिर मैगस्थनीज एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, मैगस्थनीज की जो इंडिका है, ठीक है, ये भी भारत के बारे में बहुत सारी
बातें बताती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत था, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत था मैग्सनीज, वो भारत आया था, ठीक है। 14 वर्ष तक वो भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ पर रहकर उसने भारत के बारे में लिखा। तो इसको हम प्रमाणिक कह सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष भारत में घूमा, उसके बाद उसने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा वो थोड़ा प्रमाणिक है, उसको हम प्रमाणिक मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो परवर्ती लेखक आए, उसके बाद मैगस्नीज के बाद जो आए, स्ट्रेबो आए, प्लेनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस, जो इनकी रचनाएं हैं, जो मैगस्नीज की इंडिका के बाद के लोग हैं, उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, मैगस्नीज की जो किताब है, मैगस्नीज की जो इंडिका है, उससे काफी सारी मिलती जुलती बातें मिलती है, यानी कॉपी पेस्ट हमारे को देखने को मिलता है। उनके जो उद्धरण है, मैगस्नीज के उद्धरण बाकी किताबों में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो बाकी के इतिहासकार थे इन्होंने लिखा, ठीक है। 1846 ईस्वी में E.S. स्वानबैक ने इन उद्धरणों यानी इंडिका को संग्रहित किया। फिर 1891 ईस्वी में J.W. मैकक्रिंडल ने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया। देखिए, अंग्रेजी भाषा में इंडिका को किसने लिखा? J.W. मैकक्रिंडल ने इसको अनुदित किया है, मतलब ट्रांसलेट किया है, ठीक है। फिर डायमेकस एक आता है, सीरियाई राजा एंटियाकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया, भारत में रहा, भारत के बारे में लिखा। डायनोसिस आता है, ठीक है, मिस्र के जो नरेश टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया, उसने भी मौर्य टाइम पीरियड अशोका के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर प्लिनी द एल्डर 23 ईस्वी से 79 ईस्वी तक, ठीक है, 75 ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में कुछ नेचुरल हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी है, जिसमें 37 अध्याय हैं, 37 अध्याय हैं, ठीक है। प्लिनी ने क्या, इसमें जो प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिका, उसमें क्या हमें जानकारी मिलती है? रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है। मतलब रोम और भारत का जो व्यापार उस समय होता था, उसकी जानकारी हमें प्लिनी द एल्डर देते हैं अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में, ठीक है। इसमें भारतीय वनस्पति, खनिज एवं पशुओं की जानकारी हमें मिलती है। तो ये भी प्रमाणिक एक स्रोत हो सकता है भारतीय इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। फिर टॉलमी आता है, जिसने ज्योग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, 150 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई है। फिर एक अज्ञात लेखक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसने लिखा है, इसकी जानकारी अभी तक पता नहीं लिखी, लेकिन पेरिप्लस ग्रीक भाषा में ये किताब लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। इसमें क्या क्या जानकारी हमें जानकारी मिल जाती है? जैसे भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी हमें मिल जाती है। 80 से 115 ईस्वी के आसपास इसकी जो है रचना की गई है, ठीक है। विल्फ्रेड हार्वे शॉफ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। फिर प्लूटार्क आ जाता है 46 से 119 ईस्वी के आसपास, ठीक है। प्लूटार्क ने जो पैरेलल लाइव्स, मोरालिया और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तकें लिखी। देखिए, प्लूटार्क की 3-4 जो पुस्तकें हैं, जैसे पैरेलल लाइव्स, ठीक है, मोरालिया और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर की लाइफ के बारे में उसने जानकारी एकत्रित की और लिखी। फिर स्ट्रैबो आते हैं, जस्टिन आता है, सॉरी, उसके बाद स्ट्रैबो आता है। देखिए, ये क्रमानुसार भी आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राइटर है वो पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा लेखक पहले था, कौन सा बाद में था, ठीक है। तो जस्टिन आ जाता है। जस्टिन ने सार संग्रह एपिटोम नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। एपिटोम नामक पुस्तक किसने लिखी? जस्टिन ने लिखी है। जस्टिन ने क्या कहा है सिकंदर के बारे में? कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ जो है उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। ये क्षत्रप प्रणाली भी हमें यूनान से देखने को मिल जाती है। क्षत्रप प्रणाली जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक शाखा है, ठीक है। क्षत्रपों के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता था यूनानी क्षत्रप प्रणाली से, ठीक है। फिर आता है स्ट्रैबो आता है, फिर 64 ईस्वी से 23 ईस्वी पूर्व इसका जो है वो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इसने ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफिका नामक एक किताब लिखी है, ठीक है। स्ट्रैबो ने डायमेकस को सबसे बड़ा झूठा तथा मैगस्नीज को डायमेकस के बाद का बड़ा झूठा बताया है, ठीक है। फिर एरियन आता है 92 ईस्वी से 175 ईस्वी तक, ठीक है। इसने इंडिका जो ईसा शताब्दी दूसरी में एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। इसने भी एक इंडिका लिखी है और सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। ये जो ग्रंथ है वो मैगस्नीज की जो इंडिका है उसी पर आधारित है। यहाँ पर अभी तक हमें जो नेचुरल जो बात है या जो 14 वर्ष जब मैगस्नीज भारत में रहा और उसने पूरे भारत को घूमा और घूम घूम के चीजें देखी, कल्चर देखा, राजनीति देखी, धर्म देखा, तो उसके बारे में जो लिखा है वो इंडिका में लिखा है। इसके बाद के लेखक, ज्यादातर जो लेखक है वो इंडिका के उद्धरण ही हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉस्मोस इंडिकॉल्टेज, ठीक है, कॉस्मस इंडिकॉप्ल स्टेज,
ठीक है। 530 से 50 ईस्वी के बीच क्रिश्चियन टोपोग्राफी इसने लिखी है, ठीक है। कॉस्मस ही वह यूनानी भिक्षु था जो कि यहाँ आकर बौद्ध बन गया, ठीक है। ये सिकंदर के आसपास के या सिकंदर से पहले, सिकंदर से के बाद के जो लेखक थे वो ये हमें उद्धरण हमें देखने को मिल जाता है। बहुत सारी किताबें हमने अभी इनके बारे में देखी, बहुत सारे राइटर्स देखे। अब बात करते हैं कुछ चीनी लेखकों की। जो चीनी लेखक भारत आए या फिर विदेश में रहकर भारत के बारे में लिख रहे थे, उनकी बात हम आज कर लेते हैं, ठीक है। फिर सुमाचीन इसमें पहला नाम आता है। यह चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार है। इसे चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जा सकता है, जैसे इतिहास का पिता हमारे भारत में हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। फिर चीनी इतिहास का जो जन्मदाता है वो सुमाचीन था। इसने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के बारे में भी जानकारी जो है मिल जाती है, ठीक है। फिर आता फायान। फायान चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। 399 से 414 ईस्वी के बीच, मतलब 15 साल तक वो भारत में रहा, ठीक है। 15 साल तक भारत में रहा, ठीक है। इसने कहीं भी राजा का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। फायान ने फूको की जो है वो नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। फायान स्थल मार्ग से आया था लेकिन जल मार्ग से वापस गया। ये भी आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा ऐसा यात्री है जो स्थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से वापस चला गया, ठीक है। फायान ने मध्य देश के ब्राह्मणों का, मध्य देश का जो प्लेस है, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा एवं 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख भी इसने किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, फायान के बारे में आप याद रख लीजिए, ठीक है। फिर आता है हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के काल में आया और 16 साल तक भारत में रहा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास रहा, वहां उसने पढ़ाई की, वहां से शिक्षा ग्रहण की और फिर अपना सीयू की नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? सीयू की, ठीक है। हुएनसांग को युआन च्वांग भी इसको कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हुएनसांग स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही वापस गया था, ठीक है। फायान स्थल से आया था, मतलब धरती टू धरती यानी पैदल या फिर रास्ते से आया था, और जल मार्ग से यानी समुद्री मार्ग से वापस गया था। ये व्यक्ति पैदल यानी कि रास्ते से ही वापस आया और रास्ते से ही वापस गया, जल मार्ग को इसने नहीं अपनाया। हवाई मार्ग उस समय था नहीं, 2 ही मार्ग आपके चलने के थे या एक दूसरे से दूसरे देश जाने के थे, वो था स्थल मार्ग और जल मार्ग, ठीक है। यह सर्वप्रथम भारत के कपिशा राज्य पहुंचा। हुएनसांग ने जब भास्कर वर्मा के दरबार में था तब हर्ष ने हुएनसांग को भेजने को कहा, तो भास्कर वर्मा सबसे पहले भास्कर वर्मा के दरबार में आए। फिर हर्षवर्धन ने बोला कि इसे भाई मेरे राज्य में भेज दो, तो भास्कर वर्मा क्या कहता है कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा, ठीक है। हुएनसांग एवं हर्ष की पहली भेंट कजंगल बंगाल में हुई। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, ठीक है। हुएनसांग ने शूद्रों को क्या कहा है? कृषक कहा है, ठीक है। फिर इत्सिंग आता है 671 से 693 ईस्वी तक, ठीक है। यह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी है। इत्सिंग समुद्री मार्ग से आया था और समुद्री मार्ग से ही वापस गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखने लायक हैं, ठीक है। फायान, हुएनसांग एवं इत्सिंग के यात्रा वृतांतों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हुई ली आता है, इसने हुएनसांग की जीवनी लिखी। फिर मातवान लिन है, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया है, ठीक है। चाउ जुकुआ जो 1225 ईस्वी से 1254 ईस्वी में आता है, इसने चोल इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां हमें दी है। इसकी जो किताब है वो है चू फान ची, ठीक है। ये चाइनीज नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर सुंग यून आता है 15वीं शताब्दी में, ठीक है। इसने भी भारत की बारे में काफी जानकारी दी है, मध्य गंधार की यात्रा की और उसके बाद इसने इसके बारे में, भारत के बारे में लिखा है। फिर कुछ अरबी यात्री आते हैं। अरबी यात्री में जैसे अलबरूनी आते हैं, ये आपका मध्यकालीन भारत की बात है, ठीक है। अलबरूनी ने तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किताब लिखी, ठीक है। वह महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था। उसने गीता, पुराण, बरहमीर तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया। अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कठोरता पर टिप्पणी की है, मतलब वो भारत की जो जाति व्यवस्था है उसका जो रिजिड रूप है, कठोर रूप है, उस पर क्या है टिप्पणी करता है। और लिखता है कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने एवं व्यवसाय या व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो अब जब ये अलबरूनी लिखता है तो काफी उस समय मध्यकाल में काफी रिजिड सोसाइटी हो गई थी, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास जो है उसमें काफी रिजिड सोसाइटी हो गई थी। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि लोग एक दूसरे कैटेगरी में विवाह नहीं कर सकते थे, एक दूसरे की जाति में विवाह नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ व्यवसाय नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है। सुलेमान भी 9वीं शताब्दी में भारत आता है। उसने प्रत्यार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। उसने पाल शासक को रुहुमा, राष्ट्रकूट राज्य को बलहर एवं राष्ट्रकूटों की जो राजधानी मान्य खेत थी उसको मंकीर कहा है, ठीक है। वह लिखता है कि जुज्र के राजा, कन्नौर के गुजर प्रतिहास को जुज्र का राजा कहता है, के साथ शत्रुता थी। सुलेमान के अनुसार बलहर का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में
शामिल था। बल्लर मतलब राष्ट्रकूटों का राज्य को वो 4 बड़े राज्यों में शामिल करता है। इसने अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। क्या की? अखबार उल सिंध वाल हिंद। ठीक है। सुलेमान ने जो है सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। जब वो 9वीं शताब्दी में आता है तो सती प्रथा का भी उल्लेख करता है, जिसको हम जब किसी का पति मर जाता है तो उसकी जो विधवा पत्नी है उसको सती होना पड़ता था, मतलब आग की भेंट चढ़ जाना पड़ता था। काफी बुरा मंजर वो होता हुआ शायद। ठीक है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है। उसने किताब लिखी मुरुजुस जहाब। ठीक है। उसका जो ग्रंथ है वो है मुरुजुल जहाब। ठीक है। प्रत्यार शासक महिपाल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। प्रत्यार शासकों को बहुर कहता है और प्रत्यार शासकों के बारे में ही हमें इसके ग्रंथ से जो है वो जानकारी मिलती है। फिर इब्न खुर्दाब आ जाता है। 864 ईस्वी के आसपास फारसी भूगोल वेता था और इसने किताब जो लिखी है वो लिखी है किताबुल मसालिक उल ममालिक, मार्गों और राज्य की विवरण पुस्तिका। मतलब जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, ठीक है, राज्य हैं, उनके बारे में जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो इसमें हमें मिल जाती है। ठीक है। फिर अल बिलादुरी आता है। ठीक है। फुतुल बुल्तान, उसने एक किताब लिखी है। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का आह्वान किया जाता है। ठीक है। शुद्धि आंदोलन, इस शुद्धि आंदोलन का जो वर्णन है वो इसके ग्रंथ में हमें मिल जाता है। ठीक है। फिर अल इदरीसी आ जाता है। ये भी अरबी यात्री था। यह भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा तथा सूर्य पूजा का उल्लेख करता है। इसका जो ग्रंथ है वो है नुज़हतुल मुश्ताक। ठीक है। फिर अबू जईद आ जाता है। इसकी जो किताब है वो है सिलसिला उत तवारीख। फिर अल इस्तकरी आता है। अल इस्तकरी ने किताबुल अकलीम तथा मसालिक अल ममालिक किताबें लिखी है। ठीक है। बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम। ठीक है। इसका नाम क्या है? बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम। ठीक है। फिर मार्को पोलो आ जाता है। ठीक है। इटली का जो यात्री था, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। वंशांग को क्या कहा जाता है? प्राचीन जो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार है। और मार्को पोलो को क्या है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय जो है राज्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो ने काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का भी उल्लेख किया है। मार्को पोलो ने 1228 ईस्वी में चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में भी ये गया था। ठीक है। तो ये थे कुछ अरब यात्री, चीनी यात्री और कुछ जो सिकंदर के समय यात्री आए थे उनके बारे में जानकारी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर लेते हैं जो इसके इतर है। भारत के प्राचीन टाइम में प्रमुख कुछ संवत हुए कि कौन कौन से संवत जो है, संवत मतलब तिथियों से इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आजकल शक संवत चलता है, गुप्त संवत था, विक्रम संवत था। जो संवत आजकल तिथियों के हिसाब, तिथियों का आकलन करते हैं, तिथियों का डिसीजन लेते हैं। तो वो जो मतलब तिथियां कैसे आरंभ होती है वो सिस्टम जो है उसको संवत सिस्टम कहते हैं। तो संवतों के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं कि कब कौन सा संवत शुरू हुआ, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ और कहाँ से कब से ये संवत जो है शुरू हुए। ठीक है। तो कली संवत जो सबसे पुराना संवत हम जिसको कहते हैं, यह महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय से प्रारंभ होता है, 3102 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या आ जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत की जो रचनाएं हैं वो आपको 4वीं-5वीं शताब्दी में देखने को मिल जाती है। अब महाभारत का युद्ध की जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो आपको उत्तर वैदिक काल के बाद बताया जा रहा है। ठीक है। एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिल जाता है। तो कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व था। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, इसके जो प्रमाणिक इसको नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहला जो संवत था वो कली संवत था। ठीक है। ठीक है। तो विक्रम संवत आता है फिर 57-58 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इस विक्रम संवत को किसने शुरू किया? कि विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत और मालव संवत भी कहते हैं। और इसको किसने शुरू किया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था। ठीक है। उज्जैन का जो राजा विक्रमादित्य था उसने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया था। वर्तमान में भी भारत में विक्रम संवत और शक संवत दोनों ही होते हैं। विक्रम संवत मोस्टली ये प्रचलित है। ठीक है। फिर शक संवत आता है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था और कुषाण शासक कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया। शकों का दीर्घ काल तक इस संवत को काम में लेने के कारण इसे शक संवत कहा जाने लगा। शक संवत ही भारतीय राष्ट्रीय संवत है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जो संवत है वो शक संवत है और इसी आधार पर भारत की तिथियां, छुट्टी डिसाइड होती है। सैटरडे, संडे, मंडे ये सब डिसाइड होता है। ठीक है।
विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्ष का अंतर है। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज में करवा दूं, क्योंकि संवत से प्रश्न हमेशा बनते हैं। यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का जो टाइम पीरियड का गैप है कितने वर्षों का है, तो 135 यानी कि 135 वर्ष का अंतर है। आप खुद भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। फिर गुप्त संवत की बात आ जाती है। गुप्त संवत, इसका प्रवर्तक जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक शासकों द्वारा भी इस संवत का ही प्रयोग किया गया है, अतः इसे वल्लभी संवत भी कहा जा सकता है, ठीक है। गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहते हैं। 319-20 के आसपास इसको शुरू किया। किसको किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया, ठीक है। अल-बरूनी जो शासक क्या बोलते हैं लेखक था, अल-बरूनी जो राइटर था, उसने भी गुप्त संवत का उल्लेख किया है, ठीक है। फिर कलचुरी चेदी संवत आता है 248 ईस्वी में, ठीक है। इसे नरेश जो आभिर वंशी नरेश था, ईश्वर सेन ने शुरू किया था, ठीक है। कलचुरी और चेदी शासकों द्वारा भी इसको अपना लिया गया था। त्रिकुटक नामक एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के काल तक मध्य भारत में यह संवत चलता रहा। मतलब ये मध्य भारत यानी मध्यकालीन इतिहास, मध्य भारत का जो इतिहास है मध्यकालीन 8वीं-9वीं शताब्दी तक ये चलता रहा, ठीक है। फिर हर्ष संवत आता है। यह कन्नौज का जो शासक था हर्षवर्धन, उसने चलाया था, ठीक है। और नेपाल के लेखों में भी हमें हर्ष संवत का उल्लेख मिलता है। फिर कलिंग संवत आ जाता है। इसे महाभारत के युद्ध के समय से प्रारंभ माना जाता है। इस संवत का प्रयोग दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में किया जाता है, पंचांग बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर सप्तर्षि संवत आता है। फिर आनंद विक्रम संवत आ जाता है 1192 ईस्वी में। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आनंद विक्रम जो संवत 1192 ईस्वी में, इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि जो चंद्रवरदाई थे उन्होंने किया था, ठीक है। फिर चालुक्य विक्रम संवत आता है 1076 ईस्वी में। कल्याणी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने सिंहासनारोहण मतलब जब सिंहासन में आरोहित होते हैं, सिंहासन पर आप बैठते हैं, सिंहासन पर बैठने के टाइम ही इसको शुरू किया था चालुक्य संवत को, चालुक्य विक्रम संवत को 1076 ईस्वी में, ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठम में। तो ये कुछ संवत थे, और कुछ आज हमने विदेशी जो यात्री है, विदेशी जो लेखक है, विदेशी जो राइटर्स है, उनके बारे में चर्चा की, उनके जो ग्रंथ है, उनके जो लिखी हुई किताबें हैं, उनके बारे में चर्चा की, क्या क्या जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो ये इतिहास के स्रोत हमें पढ़ लिए हैं, आर्कोलॉजिकल पढ़ लिए हैं, लिटरेरी पढ़ लिए हैं। अब फॉरेनर जो यात्री है, फॉरेनर जो ट्रेवलर्स है, उनके भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता पर जाने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।